नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन सीरीज का हमारा 13वां पार्ट है। इससे पहले हम 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है सभी को समझाऊंगा। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 16 समिति की सिफारिशों पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 1976 में भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग था? तो भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का जोड़ा गया था और इसमें एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया था। कौन सा? तो अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ठीक है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और 86वें संविधान संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि ये 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें क्या वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं, ऐसा वर्णन किया गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या यदि पूछी जाए तो वो कितनी है? 11। और मौलिक कर्तव्यों के संबंध में हमने बहुत सारे फैक्टों पर चर्चा की है। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है भूपर्पटी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जो भूपर्पटी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यदि हम बात करें कि इसकी गहराई कितनी है, तो ये लगभग 33 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, ये है अपनी भूपर्पटी, ठीक है। इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसकी 33 किलोमीटर तक गहराई है, ठीक है। और ये सबसे पतली परत है। इसके बाद आता है अपना मेंटल, ठीक है। तो इसकी गहराई कितनी है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3300 किलोमीटर से लगाकर 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल की गहराई है। और इसके बाद गहराई है कोर की, कितनी? 2900 किलोमीटर से लगाकर यहाँ पर 6371 किलोमीटर तक, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे पतली परत किसकी है? तो भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट की जो परत है ये सबसे पतली परत है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तो अभी तक हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि देश की सशस्त्र सेनाओं का, देश की तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन अब हमें बताना है कि इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर कि अनुच्छेद 53(1) इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो संघीय कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। और यहाँ अनुच्छेद 58 इसमें क्या लिखा है? तो इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं संबंधी वर्णन किए गए हैं। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 4 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए गए हैं? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। जो महाभियोग है ये तो कई न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया लेकिन अभी तक किसी को हटाया नहीं जा सका, ठीक है। तो यदि आपको एग्जामिनर फंसाना चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले किस जज के विरुद्ध लाया गया था। तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है सबसे पहले लाया गया था वी रामास्वामी के विरुद्ध, ठीक है, वी रामास्वामी के विरुद्ध, ये आपको याद रखना है। और कब लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था।
और यदि एग्जामिनर और फंसाना चाहे तो क्या पूछेगा कि जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो आर्टिकल है 124(4), ठीक है। 124 का 4 एक अनुच्छेद है और इसी में जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने का प्रावधान किया गया है, जिसको हम महाभियोग की प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, कह रहा है देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला गया। तो देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया गुजरात के महिपाल जिले में। कहाँ पर? गुजरात का एक जिला है महिपाल जिला, ठीक है। और यहीं पर जो है देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि किसी क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, सुरक्षा परिषद में 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य देश, ठीक है, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य देश। इस प्रकार से टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 15। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं इन्हीं के पास होता है वीटो पावर। और ये 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के और इन्हीं के पास वीटो पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्योग में भारत में अन्य 3 विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक रोजगार प्राप्त होता है। तो देखिए, जो इस्पात उद्योग, यातायात उद्योग, फाइनेंस उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इन 4 को यदि हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र है पहले स्थान पर और गुजरात है दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो दोनों राज्यों को आप याद रखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और गुजरात दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झामर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये झामर कोतरा खदान जो है ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये खदान कहाँ पर है। तो ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रॉक फास्फेट का भंडार है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, फाहान के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो जो फाहियान भारत आया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो फाहियान था ना एक चीनी यात्री था और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके शासनकाल में आया था। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको एकत्रित करके चीन ले जाना, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको अपन शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं, और कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सपोज कीजिए एक बंदा है एक्स, ठीक है, और वो कैग बनता है जब उसकी एज है 55 साल, ठीक है। मतलब ये एक्स जो बंदा है ये 55 साल का है और ये कैग बना है। तो ये रिटायर्ड कब होगा? ये 6 साल बाद रिटायर्ड होगा 61 साल की उम्र में। वहीं एक और दूसरा बंदा है वाई, ठीक है, और वो वाई जो बंदा है वो 62 साल की उम्र में कैग बना है, ठीक है। तो ये रिटायर्ड कब होगा? यदि इससे 6 साल काम करवाएंगे तो ये रिटायर्ड कब होगा? ये 68 साल की उम्र में रिटायर्ड होगा ना, तो इससे 6 साल काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसको 65 साल के बाद रिटायर्ड कर देंगे, यानी कि इसको मात्र 3 साल में ही रिटायर्ड कर देंगे। अब ऐसी आपत्ति नहीं कर सकता कि भैया कार्यकाल तो हमारा 6 वर्ष का था तो हमसे काम करवाओ। इनने कंडीशन लगाई है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। आप 65 वर्ष के हो गए तो आप निकल जाओ, भले आपने 1 महीने काम किया, 2 साल काम किया या फिर 4 साल काम किया या फिर 6 साल काम किया, 65 वर्ष के आप हुए और आपको रिटायर्ड कर देंगे, ठीक है। बात हुई थी यहाँ पर कैग की, तो कैग का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। 2 क्वेश्चन और इससे हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो कैग हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो कैग की नियुक्ति करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम कैग कौन थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम कैग थे, उनका नाम था वी नरहरि राव, ठीक है। वी नरहरि राव जो हैं ये भारत के प्रथम कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो इतनी बातें हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की इमारतें किसकी बनी हैं? तो फतेहपुर सीकरी की इमारतें बनी हैं लाल पत्थर की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अन्न भंडार गृह जिसका नाम है गोल घर किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है कि ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित किया गया था अन्न भंडार गृह और इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोल घर और ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिहार जो गोल घर है इसका निर्माण कब पूरा हुआ? तो इसका निर्माण पूरा हुआ था 1786 में। और किसके आदेश पर ये अन्न भंडार गृह बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के आदेश से ये अन्न भंडार गृह जिसका नाम है गोल घर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है? तो पंचायती राज में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के आरक्षण से मुक्त है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको पंचायतों में आरक्षण से मुक्त किया गया था कौन से संविधान में संशोधन करके? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 83वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 83वें संविधान संशोधन हुआ था सन 2000 में। ठीक है, और इसमें अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में SC एवं ST के आरक्षण से मुक्त बनाया गया था, याद रखेंगे। 15 क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो और मदन मोहन मालवीय से कुछ और फैक्ट बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि BHU की स्थापना किसने की थी? BHU होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। और मदन मोहन मालवीय का एक उपनाम है बहुत ही ज़्यादा फेमस, महामना कहा जाता है इनको। ठीक है, इनको महामना के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका उपनाम क्या है? इनकी उपाधि, इनका उपनाम है महामना। और ये महामना की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। एक और याद रखना है आपको फैक्ट कि इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो महामना मदन मोहन मालवीय के संबंध में इतनी बातें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बहु विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाती है बहु विवाह। ये किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इनके ही प्रयासों से अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मवेद किस वेद का दूसरा नाम है? तो देखिए जो ब्रह्मवेद है ना, ये अथर्ववेद का ही दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा नाम के ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी और इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम पड़ा था अथर्ववेद। ठीक है, और देखिए यज्ञ में ब्रह्मा के लिए इस वेद का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। और जो अथर्ववेद है ना, इस वेद में जादू टोना भूत प्रीत आदि मंत्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है IMF। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? IMF। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और पूछा जाए कि IMF में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 189 सदस्य देश हैं वर्तमान में IMF में। इतनी बातें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नून माटी स्थान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो नून माटी स्थान है ना, ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो नून माटी है ना, असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने अपना पहला तेल रिफाइनरी प्लांट लगाया था। कब लगाया था? 1962 में लगाया था, याद रखेंगे। जो नून माटी स्थान है ना, ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो गाथा सप्तशती की रचना की थी राजा हाल ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए जो राजा हाल है ना, ये सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था और उसने गाथा सप्तशती की रचना की थी प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में की थी? प्राकृतिक भाषा में इसने सप्तशती की रचना की थी। और ये जो सप्तशती है ना, यह एक प्रेम कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है गाथा सप्तशती के बारे में तो राजा हाल, या फिर इनका दूसरा नाम है, ठीक है, कभी कभी इनके दूसरे नाम से पूछ लेता है, तो इनका दूसरा नाम है शालीवाहन। ठीक है, इनको शालीवाहन नाम से भी जाना जाता था। तो राजा हाल यदि ऑप्शन में ना दिखे तो ये शालीवाहन ऑप्शन में दिखता है। एक और बात आपको याद रखना है कि सातवाहन वंश की बात हुई है ना, तो सातवाहन वंश का संस्थापक भी पूछ लेता है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूना खां किस राजा का असली नाम था? तो जूना खान जो है मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और बात आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं 1858 तक जो गवर्नर जनरल होते थे ना, इनकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी। लेकिन 1858 के बाद गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है? तो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है असेंबलर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो असेंबलर है ना, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज या फिर हम बोल सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है ना, ये चिंकारा के लिए फेमस है। ये चिंकारा क्या है? तो देखिए चिंकारा जो है हिरण की एक प्रजाति है और इसी प्रजाति के लिए ये नारायण सरोवर अभ्यारण्य जो है फेमस है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो फुलहर झील है ना, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फुलहर झील का एक दूसरा नाम है, तो इसको गोमत ताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको गोमत ताल के नाम से जाना जाता है। और देखिए ये जो फुलहर झील है ना, इसी झील से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? इसी फुलहर झील से निकलती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो कहीं से भी आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।